दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है हिंदी UGC नेट JRF के लिए दृष्टि हिंदी साहित्य नवीनतम परीक्षा प्रणाली पर आधारित चतुर्थ संस्करण है, उसका देखेंगे हम लोग। हिंदी भाषा और उसका विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा सामान्य परिचय। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त हैं। वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है, आकृतिमूलक और पारिवारिक। आधार देखेंगे तो रचना तत्व के आधार पर आकृतिमूलक वर्गीकरण देखेंगे तो वाक्य और पद रचना, जबकि पारिवारिक में है आकृतिमूलक वर्गीकरण। देखते हैं इसका आधार रचना तत्व, वाक्य और पद रचना। अन्य नाम है इसका तो रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण और पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण। उल्लेखनीय बिंदु है विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृतिमूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए जाते हैं, आयोगात्मक और योगात्मक भाषा। पारिवारिक वर्गीकरण रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व है ना, यानी इतिहास। फिर है वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रम, इसका अन्य नाम है तो वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रम वर्गीकरण, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। उल्लेख्य बिंदु पारिवारिक वर्गीकरण में निम्नलिखित 6 बातों को आधार बनाया गया है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानीय समीपता। विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। भोलानाथ तिवारी, विल्हेम और वान हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 30 मानी है। फील्डर्स म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक तत्वों के आधार पर 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र भाषा परिवार यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया है ना। फिर यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया। इसमें आता है भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशियस परिवार, ब्रुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाई पसबोरी बास्क परिवार, शामी हामी परिवार। ये यूरेशियाई परिवार आते हैं। अफ्रीका भूखंड में आते हैं तो सूडानी परिवार, बंटू परिवार, होन्ते तोत बुस्मैनी परिवार। प्रशांत महासागरीय भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं तो मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। अमेरिकी भूखंड में अमेरिकी परिवार। भारोपी परिवार के अन्य नाम है इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। भारत के ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 भाषाएं हैं। वर्ग 2, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है शतम वर्ग। शतम वर्ग में भारत, ईरानी, आर्य है ना, पहला है। फिर है उसको कितने भागों में बांटा गया? 3, ईरानी, दरद और भारतीय। ईरानी को फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीर आदि भागों में बांटा गया है। फिर है बल्तो स्लाविक, रूसी, यूक्रानी, चेक, स्लोवाक, बुल्गारी, पोली, सर्बो क्रोती, स्लोवेनी, आर्मेनी। तीसरा है आर्मेनी। चौथा है अल्बानी यानी इलिरियन। केंतुक में आता है पहला जर्मनिक, जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमी, बेल्जियम है ना, आइसलैंड, डेनी, नॉर्वेई, स्वीडी। दूसरा है केल्टिक, आयरिश, स्कॉच, गेलिक, वेल्स, ब्रिटन, वेतो, कार्निक्स। ग्रीक, हेलेनिक, तोखारी, हित्तो हिटाइट, इतालिक, रोमानी, इतालवी,
फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमन आदि। भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित करते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण हैं, है ना। पहला है प्राचीन आर्य भाषा जो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है ना, इसका समय है। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आता है। और यह जो है वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत है 2000 से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इसके अंतर्गत पाल, प्रकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ठ है। पाली का समय है 500 से 1 ईस्वी, प्रकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश का समय है अपभ्रंश या अवहट्ठ का समय है 500 से ईस्वी से 1000 ईस्वी। आधुनिक आर्य भाषाएं हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदक, छांदस प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक संस्कृत संहिता, ग्रीक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसकी संख्या 108 है। इसमें 12 उपनिषद मुख्य हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छंदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक और मंडूक, कौशितकी, श्वेतर। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन निहित। नोट: ग्रीक संहिता सबसे महत्वपूर्ण है। इस वेद में वेदांग, आरण्यक तथा लिखे गए। इस भाग में वैदिक भाग में वेदांग, आरण्यक तक लिखे गए। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ, 13 स्वर, 39 व्यंजन का प्रयोग होता था। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता है। डॉक्टर हरदेव वाहिरी वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। लौकिक भाषा। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। उस समय की प्रमाणिक भाषा पश्चिमोत्तरी बोली मानी जाती थी। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर थे। लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ऐ, औ का उच्चारण ऐ, औ हो गया। इससे संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर ऐ, औ शेष बचे। वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक था। संस्कृत में यह अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में विभाजित हो गया। भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरणिक रूप है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ का और ल्हा, जीवा, मूली, उपध्यानीय के लुप्त होने से
लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई। विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था। पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद हैं। पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है। पाली का अर्थ है ग्राम, इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्रकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्रकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाल हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। कुछ विद्वांजन पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया है। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई उन्हें भी पाली कहा जाता है। पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। इसका प्रमाण है पा रखतीति बहुवचन इति पाली, अर्थात जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई वही पाली है। डॉक्टर हरदेव बाहिरी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्धदेव 5वीं शती ने किया। माना जाता है कि पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ, किंतु कच्चायन और भोलान नामक 2 पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया है। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय। विद्वान और व्युत्पत्ति। विधुशेखर भट्टाचार्य पंकित, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली, पाल। मैक्स वालेसर पाटल, पाडल, पाल, पाल। भिक्षु जगदीश कश्यप पर्याय, पलियाय, पालियाय, पालियाय, पली, पाली। भंडारकर वाकर नागल प्राकृत पाकट, पाअड़, पाउल, पाली। भिक्षु सिद्धार्थ पाठ, पाल, पाल, पाली। कौशाम्बी पाल और पाली। उदयनारायण तिवारी पाड़ी, ली बराबर पाली। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: खुद्दक निकाय, दीघ निकाय और मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। विनय पिटक संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ हैं: महावज्ञ, चुल्लवज्ञ और पाचित्तीय, पारजिग और परिवार। अभिधम्म पिटक में धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा पाली थी। पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं: अद्ध कथा साहित्य आचार्य बुद्धघोष 5वीं सदी और विशुद्धिमग्ग के रचयिता हैं आचार्य बुद्धघोष 5वीं सदी। कच्चायन व्याकरण रचयिता है महाकच्चायन 7वीं सदी 675 सूत्र। मोगलान व्याकरण मोगलान 12वीं सदी 817 सूत्र। सद्य नीति व्याकरण अंगवंश 1154 ईस्वी 27 अध्याय 1341 सूत्र। विशुद्धिमग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। इसे सुसंधिकप्प और कच्चान ग्रंथ भी कहा जाता है। यह पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। पाली की विशेषताएं। ध्वनि संचालन संबंधी विशेषताएं। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। मोगलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है, जिसमें 10 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। पाली में संयुक्त वर्ण स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर में आ, ई, उ, ए, आ और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ,
ए ओ। व्यंजन वर्णमाला का खा गा घा अंगा चा छ जा झ इया टा ठा डा ढा आड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा हा अ। संस्कृत में री और री पाली में समाप्त हो गए। संस्कृत के री और री पाली में समाप्त हो गए। सा और श का सा हो गया, जैसे शिष्य शिष्यो। संयुक्त व्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यही है। सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। पाल की व्याकरणिक संरचना। पाल में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। पाल में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होने लगा। अधिकतर व्यंजनात प्रतिपदिक स्वरांत होने लगे। इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा या उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा, यथा जगत, जग, राजत, रज, चल, चल, है ना। विभक्तियों और परसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीके से भी हुआ। पाल की क्रिया रचना से ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया। यथा स्थित, थी, था रूप में हिंदी में विकास भवत, हु अंत होता रूप में हिंदी में विकास भू हुआ या हुई रूप में हिंदी में विकास। शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ। पाल की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है। स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ, यथा धड़, स्त्री, बप, पिता, ढेकड़ी, ढक्कन। प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। मोटे तौर पर प्राकृत का समय सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीलाल वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बाँट कर देखा है। प्रथम प्राकृति। प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नामी धातु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है कि प्राक पूर्व कृत, प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। द्वितीय प्राकृत। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। हेमचंद ने लिखा है कि प्राकृत संस्कृत तत्र भव तत् आगत। वह प्राकृतम अर्थात प्राकृत का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। तृतीय प्राकृत। प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो ईश्वरीय सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। निष्कर्ष। प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली, प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत, प्राकृत की तृतीय अवस्था अपभ्रंश। प्राकृत की विशेषताएं। ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। जो बातें पाली से अलग हैं वे इस प्रकार हैं। विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त अकारांश शब्द विसर्गहीन ओकारांश शब्दों में परिवर्तित होने लगे। उदाहरण के लिए वीरः वीरो, प्रश्नः पढ़ो, देवः देवो। पाली में यह व्यंजन का प्रयोग पर्याय मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्रायः यह समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर ज प्रयुक्त होने लगा। उदाहरण के लिए यश, जश, यह, जो। पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। प्राकृत में पहली बार इससे अगले चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत द्वितीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। उदाहरण के लिए
मृत्यु, मृत्यु, मीच, जिह्वा, जिह्वा, जीभ। आचार्य राजशेखर ने प्रकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। छतपूर्वक दीर्घीकरण संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रकृत का योगदान यह है कि उसी स्थिति में यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी। व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं। प्रकृत में प्रसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफ़ी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में कए, केरक तथा मध्य प्रसर्ग दिखते हैं, जो आगे चलकर का, के, की और में के रूप में विकसित हुए। प्रकृत की शब्दकोशीय प्रवृत्ति। शब्दकोशीय प्रवृत्ति के स्तर पर जो मूल विशेषता इस काल में दिखती है वह यह है कि संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया, जो शब्द परिवर्तित हुए थे उनमें पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि संस्कृत के सरल किए गए कई शब्दों को ध्वनि साम्य के कारण अन्य शब्दों के अलग अलग मुश्किल हो गया। शब्दों के पुनरुक्त समीकरण की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश में काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए उचित और उदित दोनों शब्द सरल होकर उदित हो गए तथा अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए पुनः तत्समीकरण करना पड़ा। इस प्रकार अति से ऐ हो गया था और निरर्थक होने के कारण इसे पुनः परिवर्तित करके अति करना पड़ा। प्रकृत के भेद। प्रकृत के भेद को लेकर विद्वानों की राय। विद्वान ग्रंथ प्रकृत के भेद है ना। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मुख्यतः प्रकृत, मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, शूरसेनी, सौरसेनी, अर्धमागधी और वाहलिक, दक्षिणात्य, महाराष्ट्री आदि भेद माने। जबकि गौड़ विभाषा साबरी, अभीरी, चंडाली, सचरी, द्रविड़ी, उद्दर्जा और वनेचरी। वररुच प्राकृत प्रकार। सौरसेनी प्रकृत, महाराष्ट्रीय प्रकृत, मागधी प्रकृत, पैशाची प्रकृत। हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण, आरसी अर्धमागधी, चूलिका पैशाची अपभ्रंश। चूलिका पैशाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद्र को प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से होने लगता है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभीर, अभीरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश तत्सम शब्द है, इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द भी तत्सम है। अपभ्रंश में 8 स्वर हैं जो 2 भागों ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित है। ह्रस्व स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ। वाक्य पदियम में भर्तृहरि ने बताया कि सर्वप्रथम व्यंड्य ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। व्यंड्य का ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक ग्रंथ अनुपलब्ध है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अप शब्द के समानार्थक रूप में किया। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चढ़ छठी शती में ने अपने ग्रंथ प्रकृत लक्षण में किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पाल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द। आचार्य दंडी अभीरों की भाषा अभीर, भरत मुनि अभीरोक्ति, वांगभट्ट और हेमचंद्र ग्राम भाषा। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों तथा गुर्जरों से माना है। अपभ्रंश
भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। रुद्रट ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें अपभ्रंश भी हैं। दामोदर पंडित ने उक्त व्यक्ति प्रकरण में केवल कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत कहा है। गियर्सन, पीसेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, यकोबी, जूल, ब्लाख और अल्सडॉर्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशी के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यदेशीय या शौर्षणी अपभ्रंश को उस समय की प्रतिष्ठित भाषा माना गया है। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हर्षवर्धन शास्त्री ने किया। अपभ्रंश के भेदों के बारे में विवाद की स्थिति सर्वाधिक लेखकों को मिलती है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद है ना। नाम साधु के अनुसार अपभ्रंश के भेद हैं उपनागर, अभीर और ग्राम्य। मार्कंडेय ने अपनी पुस्तक प्रकृति सर्वस्व में अपभ्रंश के भेद माने हैं तो नागर, उपनागर और ब्राह्मण। डॉक्टर यकोबी ने सनत कुमार चरीव की भूमिका में लिखा है कि अपभ्रंश के भेद हैं पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। डॉक्टर तगारे ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी 3 भागों में अपभ्रंश के भेद किए हैं, जबकि नामवर सिंह ने पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटा है। डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपभ्रंश के सिर्फ 2 भेद बताए हैं। नाम साधु की उपनागर अपभ्रंश प्रतिष्ठित भाषा थी। इनको यह भी कहा जाता है नागर या सौराष्ट्री गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राह्मण सिंध की बोली। मार्कंडेय ने ब्राह्मण को सिंधु देशोद्भव कहा है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से पैशाची पर दरद का प्रभाव है। वर रुचि पैशाची का आधार संस्कृत से मानते हैं। मार्कंडेय पैशाची के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं के पंचाल और शौरसेनी। भारत में पैशाची की रचनाएं उत्तर पश्चिम कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्र में मिलती है। पाउम चरीव 8वीं सदी स्वयंभू, इसमें 9 संधियाँ 5 कांड हैं। राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। महापुराण 10वीं सदी पुष्पदंत, इसमें 107 संधियाँ हैं। 17 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ 63 महापुरुष गुणालंकार है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहाँ अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पीसेल को माना जाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण हेमचंद्र को कहा जाता है। राम शर्मा और मार्कंडेय ने प्राच्या को अपभ्रंश के भेद के रूप में माना है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्यभाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इसके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्यभाषा के विकास की राम शर्मा और मार्कंडेय ने प्राच्या को अपभ्रंश के भेद के रूप में माना है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्यभाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार
6वीं और 11वीं शती तक प्रत्येक प्रकृति का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। धीरेन्द्र वर्मा ने यह भी स्पष्ट माना कि प्रत्येक प्रकृति की एक अपभ्रंश रही होगी। इस दृष्टि में वे अपभ्रंशों की 5 स्थितियाँ स्वीकारते हैं। सौरसेनी प्रकृति, सौरसेनी अपभ्रंश। पैशाची प्रकृति, पैशाची अपभ्रंश। मागधी प्रकृति, मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी प्रकृति, अर्धमागधी अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय प्रकृति, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश को केकय भी कहा जाता है। सिंहली के आदि रूप को एलू कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश से बंगला का विकास हुआ है। पुरुषोत्तम देव ने प्रकृति अनुसार नामक ग्रंथ की रचना की। साहित्यिक रूप से अपने विकास और विस्तार के समय अपभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली भाषा सौरसेनी प्रकृति है। अपभ्रंश ग्रंथ अपभ्रंश काव्यत्रयी की रचना लालचंद्र गांधी ने की थी। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप में सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अवधि में लिख लिख बैठ बैठ काल उकाल आदि रूप अपभ्रंश से गृहीत है। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। खस को दरद नाम से भी जाना जाता है। कोंकणी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है। अपभ्रंश और अवहट्ठ से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिली। अवहट्ठ भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में 14वीं शती तक इसका प्रयोग होता रहा। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा है। अवहट्ठ भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। सुनीत कुमार चटर्जी। अवहट्ठ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर में मिलता है। संदेश रासक अद्दामाड़ में अवहट्ठ का उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक पैगम्बर के टीकाकार वंशीधर ने अपनी इसकी भाषा को अवहट्ठ माना है। वर्ण रत्नाकर कीर्तिलता और कीर्तिपताका में पूर्वी अवहट्ठ का उपयोग किया गया है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ठ को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ और अपभ्रंश का विकास अवहट्ठ के रूप में। कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट्ठ का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर राउरवेल रोड कवि। अवहट्ठ के 3 भेद माने गए हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। उक्त व्यक्ति प्रकरण में अवहट्ठ के मध्यदेशी रूप का उपयोग किया गया है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा प्राचीन कोसली कहा है। प्राकृतिक पैंगला में पश्चिमी अवहट्ठ का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर तगारे ने कर्ता ए की विभक्ति को अवहट्ठ भाषा की विशेषता स्वीकार किया है। अपभ्रंश अवहट्ठ में घनाक्षरी छंद का प्रयोग मिलता है। अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती हैं। पुरानी प्रारंभिक हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्टता दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निस्संदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। पाउंचर्यू में भी उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभौ न होए, भोर कभौ न होए। नोट: इस दोहे का रचनाकार शरफुद्दीन बू अली कलंदर, मृत्यु 1343 ईस्वी का भी बताया जाता है, किंतु बच्चन सिंह और यूजीसी नेट ने 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र के 7वें प्रश्न के संस्था द्वारा उत्तर के अनुसार अमीर खुसरो को इसका रचनाकार माना जाना चाहिए। हरदेव बाहरी ने लिखा कि हम
डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड कविकृत राउर वेर एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। अवधी खड़ी बोली और दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं, और यही 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध है। तो आइए देखते हैं तुलना का आधार अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। कालांतर अंतर 7वीं से 9वीं शताब्दी तक अपभ्रंश लगभग है, अवहट है 9वीं से 11वीं शताब्दी तक लगभग, और पुरानी हिंदी है 12वीं से 14वीं सदी तक लगभग। ध्वनियों का अंतर, ए और औ का प्रयोग, ए और औ का अभाव, ऐ और औ मिलने लगते हैं तथा यथा बैल, चौड़ा आदि। ऐ और औ का अत्यधिक प्रयोग हुआ है यथा मौर, चखय आदि। री का प्रयोग, री का आ, ई, उ, ए में परिवर्तन होता है जैसे कृष्ण, कण्य, कढ़, ऋण, ऋण और गृह, गृह, गेह आदि। इसी प्रवृत्ति का और अधिक विकास हुआ। विकास की यही प्रक्रिया चलती रही। द्वितीयकरण व दीर्घकरण की प्रवृत्ति, संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वितीयकरण की प्रवृत्ति दिखती है जैसे चक्र, चक्य, कर्म, कम आदि। छतपूर्वक दीर्घकरण का आरंभ होता है जैसे कम, काम, धम, धाम आदि। छतपूर्वक दीर्घीकरण का और अधिक विकास हुआ। व्यंजनों का प्रयोग, इसमें निम्नलिखित 5 व्यंजनों का अभाव है, ड़, ढ़, न, स और स। ड़ का विकास हुआ परंतु शेष का नहीं, स और स का विकास नहीं हुआ, शेष व्यंजनों का विकास हुआ। ट वर्ग की प्रधानता, अपभ्रंश एक ट वर्ग प्रधान भाषा है। अवहट में ट वर्ग की व्यापकता है किंतु सीमित मात्रा में। पुरानी हिंदी में भी अवहट जैसी स्थिति है। छ वर्ग में परिवर्तन, छ का खा हो गया, उदाहरण द्राक्ष, दाख, यही प्रवृत्ति बनी रही। छ 2 रूपों में विकसित हुआ, खा और पश्चिमी रूप तथा छ पूर्वी रूप, उदाहरण लक्ष्मण, लखन, पश्चिमी, लक्ष्मण पूर्वी, है ना। नेक्स्ट है ड़ तथा न की उपलब्धता, अपभ्रंश में ड़ मिलता है, न नहीं मिलता, है ना। और दूसरा है अपभ्रंश में माँ व्यंजन ध्वनि मिलती है, यही प्रवृत्ति बनी रही। पुरानी हिंदी में न व पश्चिमी पुरानी हिंदी में ड़ की व्यापकता दिखाई देती है। व्याकरणगत अंतर है, संज्ञा तथा कारक व्यवस्था संबंधी, है ना, आधार है। तो निर्विभक्ति प्रयोग आरंभ हो गए, प्रसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा तथा संबंध कारक में का प्रसर्ग का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना है। संस्कृत के 17 और प्राकृत के 12 कारकों से घटकर यहाँ उनकी संख्या 6 ही है। यही प्रवृत्ति बनी रही। प्रसर्गों का विकास और बढ़ा। कर्ता कारक के लिए ने तथा करण व अपादान के लिए से प्रसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। यही प्रवृत्ति बनी रही। प्रसर्गों का और विकास हुआ। कर्म कारक के लिए को तथा अधिकरण के लिए पर प्रसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। लिंग व्यवस्था, संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंगों पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग की व्यवस्था। यद्यपि नागर अपभ्रंश में नपुंसक लिंग कहीं कहीं बना रहा, 2 लिंग की व्यवस्था ही बनी रही। नपुंसक लिंग समाप्त होने लगा, वही स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे। वचन व्यवस्था, द्विवचन का लोप हो गया। संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 ही वचन, एक वचन एवं बहुवचन बचे। वहीं संज्ञा बहुवचन के लिए ना नी प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा जैसे हाथन, पुह, पुह। यही बहुवचन बनने के नियम निश्चित होने लगे। पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए व अन तथा स्त्री लिंग संज्ञाओं के लिए अन, न
प्रत्यय का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। उदाहरण बेटा, बेटे, पुल्लिंग, सखी, सखियन, स्त्रीलिंग आदि। सर्वनाम व्यवस्था। हिंदी के सर्वनामों के आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगे, जैसे तुम्हें मध्यम पुरुष बहुवचनकर्ता। इसके अलावा महार और तुम्हार जैसे सर्वनाम भी। वहीं पे मेरा, मैं, तुम, वह और उन्हें जैसे सर्वनाम भी दिखाई देने लगे। सर्वनामों का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में आधुनिक हिंदी के प्रायः सभी सर्वनाम दिखाई देते हैं, जैसे वे, कौन, जो, तेरा इत्यादि। विशेषण व्यवस्था। संख्यावाची विशेषणों का विकास विशेषता हुआ। उदाहरण 10, 12, 11 आदि। कृदंती विशेषणों की परंपरा का विकास होने लगा। आइस, उत, कित्ता जैसे सर्वनामिक विशेषण भी विकसित हुए। कृदंती विशेषणों की वृद्धि होने लगी। उदाहरण पीतवसन, पीरोवसन। काल संरचना। वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में, भूतकाल कृदंत की परंपरा में तथा भविष्यकाल दोनों परंपराओं में चलता है। भविष्यकाल के लिए दो रूप मिलते हैं, सा रूप और हा रूप, जैसे चलि सई, चलि इह। कृदंती प्रयोगों की अधिकता है। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट होने लगे हैं। पूर्वी अवहट्ठ जात, ता रूप, वर्तमान काल चलल, ला भूत, भूतकाल खाइब, वा रूप, भविष्यकाल पश्चिमी अवहट्ठ करंता, अंता रूप, वर्तमान काल थका, का रूप भूतकाल करहि, हा रूप भविष्यकाल आदि। प्रायः अवहट्ठ के समान प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। शब्दकोशी विशेषताएँ। तद्भव। तद्भव शब्द सबसे अधिक है, क्योंकि अपभ्रंश का विकास ही संस्कृत के तद्भवीकरण की परंपरा से हुआ। तद्भव शब्द सर्वाधिक बने रहे, किंतु उनका अनुपात कम हो गया। तद्भव शब्द अभी भी सर्वाधिक बने रहे, किंतु अनुपात कुछ और कम हो गया। देशज शब्द। देशज शब्दों का विकास आरंभ हुआ। विशेषतः कुछ ध्वन्यात्मक शब्द जैसे किल, किल, खुड़, खूड़ तथा कुछ क्रियाएं जैसे तड़पड़ई, तड़पता है, धक्कई, थकता है, थक्कई, थकता है। देशज शब्दों का विकास और बढ़ा। देशज शब्दों का विकास और बढ़ा। विदेशज शब्द। अरबी फारसी परंपरा के विदेशज शब्दों का आगमन होना आरंभ हुआ, जैसे कमाल, नौबत, तहसील आदि। विदेशज शब्द बढ़ते रहे। विदेशज शब्दों की मात्रा और बढ़ी। तत्सम शब्द। सरलीकरण से पैदा हुई दुरूहता तथा ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान के कारण अपभ्रंश के अंतिम काल में तत्समी शब्दों का पुनः विकास हुआ। प्रायः अपभ्रंश जैसी स्थिति बनी रही। प्रायः अवहट्ठ जैसी स्थिति ही बनी रही। अवहट्ठ में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना बदलाव हुआ कि अवहट्ठ और पुरानी हिंदी में अंतर धूमिल हो गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हर्नले ने किया। हर्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन, मराठी। हर्नले ने मध्य देश तथा केंद्र में आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्यों को बाहरी आर्य कहा। जॉर्ज गियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण। बाहरी उपशाखा। उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहंदा, सिंधी। दक्षिणी समुदाय मराठी। पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। मध्य केंद्रीय उपशाखा। मध्यवर्ती समुदाय है पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा। केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती। पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी,
पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण के आधार बनाकर गियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है: उदीच सिंधी, लहंदा पंजाबी, प्रतीच राजस्थानी गुजराती, मध्य देशी पश्चिमी हिंदी, प्राच पूर्वी हिंदी, बिहारी असमिया, बांग्ला उड़िया, दक्षिणात मराठी। डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतर माना है। भीली तथा खानादेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते। उदीच के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी की चर्चा की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है: उदीच सिंधी, लहंदा पंजाबी, प्रतीच गुजराती, मध्य देशी में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, प्राच उड़िया, असमिया, बांग्ला, दक्षिणात मराठी। हरदेव बाहरी का वर्गीकरण: हिंदी वर्ग मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी आदि। हिंदीतर उत्तरी नेपाली, पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, गुजराती। हिंदी वर्ग है दक्षिणी सिंहली, मराठी, पूर्वी उड़िया, बांग्ला, असमिया। भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण। अपभ्रंश: आधुनिक निर्मित भाषाएं, ब्राह्मण, पैशाची, केकेई और टक, ये पश्चिमोत्तर है ना अपभ्रंश में। फिर है सरसेनी, मध्यवर्ती है। अर्धमागधी है, मध्य पूर्वी है। मागधी है, पूर्वी। महाराष्ट्री है, दक्षिणी। और आधुनिक निर्मित भाषाओं में सिंधी, लहंदा, पंजाबी है ना, ये जो है पश्चिमोत्तर में आती हैं। सरसेनी मध्यवर्ती में है तो राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी मध्यवर्ती में आती है, पूर्वी हिंदी। मागधी पूर्ववर्ती में आती है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। महाराष्ट्री दक्षिणी में है, मराठी। प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषता: लहंदा। अन्य नाम: हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और पोठवारी आदि। लिपि है लंडा, शारदा लिपि की एक उपशाखा। लहंदा का शाब्दिक अर्थ पश्चिमी होता है। पंजाबी: यह पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी लिपि लंडा थी जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। इसमें आज भी अनेक प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता है जैसे इक, संत, अठ, गड्डी आदि। इसीलिए कई विद्वान पंजाबी को सबसे प्राचीन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानते हैं। पंजाबी अपने परिनिष्ठित रूप में अमृतसर के पास माझा इलाके में बोली जाती है। मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि। सिंधी यह सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि लंडा है, लेकिन यह गुरमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है बोलियां हैं तो बिचौली, लासी, सिराइकी, थरेली, लाडी आदि। गुजराती: इसकी लिपि गुजराती के नाम से भी जाना जाता है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा नहीं होती है। प्रमुख बोलियां नागर, सुरती, बम्बैया, कठियावाड़ी और गमडिया आदि हैं। मराठी बोलियां हैं तो कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी। लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोडी लिपि का प्रयोग भी करते हैं। असमी: मुख्य बोलियां विष्णुपुरियां और लिपि बंगला है। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बंगला में लिखी जाती है। बंगाली को दो भागों में विभाजित किया गया है: पूर्वी बंगाली जिसका केंद्र है ढाका, पश्चिमी बंगाली जिसका केंद्र है कोलकाता। साहित्यिक दृष्टि से बंगाली भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है। इसमें संस्कृत शब्द का बाहुल्य है। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है। इसमें मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य है। प्रमुख बोलियां गंजामी, संभलपुरी, भत्री आदि। हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और
वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। इन 5 उपभाषाओं तथा बोलियों को आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश है सरसेनी। उपभाषा है राजस्थानी हिंदी टा वर्ग बहुला है। तो बोली है मारवाड़ी। कहाँ बोली जाती है? तो जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। मालवी, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक। मेवाती, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। जयपुरी, ढूंढाड़ी, कोटा, बूंदी, बारन, झालवाड़। कुमायूनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली, गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र। सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी ओकार बहुला है। तो आइए देखते हैं ओकार बहुला में ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली आती है। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का पश्चिम भाग। राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग। कन्नौजी, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर। बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद है ना। नेक्स्ट है आकार बहुला बोलियां हैं। तो करवी, खड़ी बोली, दहलवी इसे कहते हैं, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी, गुजरी भी और बस। फिर है करवी और खड़ी बोली जिसे दहलवी कहते हैं। इसका क्षेत्र देखेंगे तो कुरु प्रदेश, दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला आदि। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग। फिर हरियाणवी, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला। नेक्स्ट दक्षिणी हिंदी, गुजरी। प्रमुख स्थान है तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई। नेक्स्ट है अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी। अवधी है ना, अवधी, पूर्वी कोसली, बैसवाड़ी। यह कहाँ बोली जाती है? तो अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। बरेली है मध्य प्रदेश। दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालघाट। उत्तर प्रदेश, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में। छत्तीसगढ़ी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया। नेक्स्ट है मागधी। मागधी बिहारी हिंदी इसके अंतर्गत आती है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो भोजपुरी बोली जाती है तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, पडरौना, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग। बिहार है ना, बिहार में छपरा, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। झारखंड में रांची और पलामू। नेक्स्ट है मगही। मगही बोली जाती है तो बिहार में कहाँ? पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर। झारखंड में पलामू, हजारीबाग। मैथिली पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संभल परगना, मालदह, निराजपुर, तिरहुत सब डिवीज़न की सीमा के पास नेपाल की तराई में। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। करवी खड़ी बोली का नाम राहुल चंद्र ने। राजस्थानी भाषा गियरसन, डिंगल, बांकीदास। ब्रजबोली ईश्वर चंद्र गुप्त। बिहारी गियरसन। भोजपुरी रेमंड। मैथिली कोलब्रुक। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण, उच्चारणगत विशेषता और बोली। ओकार बहुला। ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली,
मालवी। आकार बहुला है तो करवी दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला है अवधी बघेली। ईकार बहुला है भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। मराठी में प्रयुक्त ला ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओंकार होता है, यथा हुक्को, तारो आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है, यथा तारा, राता आदि। इसमें को परसर्ग के स्थान पर नय तथा से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। मारवाड़ी का विकास सरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। यह पश्चिमी राजस्थानी तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मेवाड़ी, सिहोरी, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोली है। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। उद्यतन सूर्यकृत कुवलयमाला कहा में मरुभाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। आदिकालीन चारण कवियों द्वारा वीर गाथा काव्य इसी शैली में लिखे गए। मारवाड़ी बोली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसमें श्रृंगार, वीर, भक्ति तथा नीति परक साहित्य का भंडार है। मारवाड़ी में देशज तथा तद्भव शब्दों की बहुलता है, जैसे डीकरो पुत्र, करसो किसान, गंडक कुत्ता, माची खाट, जीमड़ो भोजन करने वाला आदि। मीरा के पद कहीं ब्रजभाषा और कहीं मारवाड़ी में हैं। पहले मारवाड़ी की लिपि महाजनी थी, किंतु अब यह देवनागरी में लिखी जा रही है। जयपुरी ढूंढाड़ी। जयपुरी का विकास सरसेनी अपभ्रंश के उपनागर से हुआ है। यह पूर्वी राजस्थान के इलाके में बोली जाती है तथा इसका केंद्र जयपुर है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है। इस कारण से जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी शब्द ढूंढ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टीला। इस इलाके में टीलों की अधिकता है। हड़ौती, तोरावटी, काठड़ा, चौरासी, अजमेरी जयपुरी की उपबोलियां हैं। हड़ौती इनकी प्रमुख बोली है, जो कोटा, बूंदी, बारन और झालवाड़ में बोली जाती है। इस इलाके में एक समय था पर हाड़ा राजपूतों का प्रधान था, जिस कारण उनकी बोली का हड़ौती पड़ा। हड़ौती पर मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव दिखाई देता है। ढूंढाड़ी में गद्य तथा पद्य साहित्य का प्रचुर भंडार है। संत कवियों में दादू तथा उनके शिष्यों में ढूंढाड़ी में ही रचनाएं की। मालवी दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। इसका विस्तार राजस्थान के झालवाड़ से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। मालवी बोली का अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, किंतु इसकी भाषागत विशेषताओं के कारण इसे राजस्थानी में रखा जाता है। मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। सोनवाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य बोलियां हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घकरण किया जाता है, यथा लकड़ी, लाकड़ी, कपड़ा, कापड़ा आदि। अ तथा औ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग होता है। मालवी के प्रमुख सर्वनाम हैं कि कौन, कीने, किसने, के, क्या आदि। कारकों में कर्म के साथ खे तथा करण के साथ ती का प्रयोग होता है। मेवाती बोली मऊ जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। यह राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु की भूमिका निभाती है।
मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहिरीवाटी है। अहिरीवाटी गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। अहिरीवाटी को बांगरू, हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है। मेवाती की हरियाणी से निकटता प्राप्त विद्वानों ने स्वीकार की है। राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य बोलियां हैं। बिहारी हिंदी उपभाषा। गियर्सन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है: भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: पूर्वी बिहारी तथा पश्चिमी बिहारी। बिहारी और मगही पूर्वी बिहारी की, जबकि भोजपुरी पश्चिमी बिहारी की बोली है। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ। भोजपुरी का केंद्र बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है। भोजपुरी के ही नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। बिहारी हिंदी भाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली भोजपुरी है। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भोजपुरी में लोक साहित्य का व्यापक भंडार है। इसमें लोकगीतों की संबद्ध मौखिक परंपरा चली है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि नाटककार हैं। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। महेंद्र मिश्र भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य नाम है। इनके पूर्वी लोकगीत, विवाह के विदाई गीत तथा मुजरे अत्यंत लोकप्रिय हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकार इस क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि उन्होंने साहित्य में इनका प्रयोग नहीं किया। मगही तथा मागधी का अर्थ मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। बिहार का पटना जनपद मगही का क्षेत्र है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली से प्रभावित है। मगही का प्रतिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर ही पड़ता है। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से, पूर्वी सीमा की मगही बंगाली से तथा दक्षिणी सीमा की मगही उड़िया से प्रभावित है। लोक साहित्य मगही में पर्याप्त भाषा में उपलब्ध है। इसमें लोरिक और गोपी चंद के लोकगीत बहुत लोकप्रिय हैं। मगही में अधिकरण कारक में मो का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यकालीन रूप से हुआ है। मिथिला की बोली का मैथिली कहा जाता है। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र में के पूर्व मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिकाछिकी और जोलाहा मैथिली में 6 उपबोलियां हैं। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली में आदिकाल से ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता रहा है। मैथिली कोकिल विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली में की। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैथिली में छ और ला ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब, सबह, लोक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम है आहा, ओकर, एकर आदि। इनकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता। पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों, मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है। इस उपवर्ग में बोलियों में सानुनासिक शब्दों की प्रधानता है। इनकी बोलियां प्रायः ओंकारात तथा घोड़ों, कालों, चल्लों आदि
है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम कुर्मांचल है। इसे कुमायून कहते हैं। इसकी बोली कुमायूनी है। खस, परजिया, कुमैज, फल्द, कोटिया, पछाई, चौगरखिया, मंगोला, दानपुरिया, सिराली, शोरियाली, आस्कोटी, जोहारी, रव, चौभैसी, भोटिया आदि कुमायूनी की उपबोलियां हैं। कुमायूनी बोली दर्द, खस, राजस्थानी तथा खड़ी बोली हिंदी से प्रभावित है। राजस्थानी के प्रभाव के कारण ड़ और र ध्वनियाँ भी शामिल हैं। कौरवी के प्रभाव के कारण अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तिब्बत चीनी परिवार की भाषाओं जैसे कीरच तथा भोट का प्रभाव भी कुमायूनी पर रहा। कुमायूनी लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। कुमायूनी में प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, किंतु आधुनिक काल में पर्याप्त रूप में साहित्य सृजन हो रहा है। पुल्लिंग एक वचन में अ का बहुवचन रूप कुमायूनी में न होता है, यथा घोड़ो, घोड़न आदि। कुमायूनी में कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ले, कर्म के साथ कण तथा कर्ण के साथ थे का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया छा रूप में प्रयुक्त होती है। गढ़वाली 52 गढ़ियों में बंटे होने के कारण केदारनाथ क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्व शामिल हैं। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। गढ़वाली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वर्तमान में गद्य तथा पद्य की विभिन्न विधाओं में गढ़वाली साहित्य लिखा जा रहा है। स्वरों के अनुनासिकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुतायत दिखाई पड़ती है, यथा छाया, दैत, पैसा आदि। कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ला, कर्म के साथ कु, कुड़ी तथा करण के साथ ते, ती प्रसर्गों का प्रयोग होता है। पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र में उत्तरी कोशल तथा दक्षिणी कोशल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर में मिर्जापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी मध्य देशी अवहट से अवधी का उदय माना जाता है। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। लखनऊ मंडल के जनपदों में ही समानता इसका प्रयोग होता है। हरदोई अपवाद है। इस बोली के लिए कोसली, वैशवाड़ी शब्दों का प्रयोग भी होता है। कोसल अवध का पुराना नाम था, अतः वहाँ की बोली कोसली कहलाई। अवध के क्षेत्र में भैंस राजपूतों का वर्चस्व था और उनकी बोली वैशवाड़ी कहलाई। वैशवाड़ी रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में बोली जाती है। प्रकृत पैगला में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्त व्याकरण में यह कोसली के रूप में मिलती है। कुलय माला कहाँ में उद्योतन सूर्य ने कोसली का प्रयोग देसी भाषा के रूप में किया था। वैशवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बघानी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधी की प्रमुख उपबोलियां हैं। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में कुछ लोग अवधी में बातचीत भी करते हैं। अवधी के विकास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक आदिकाल, 1400 से 1700 ईस्वी तक मध्यकाल, 1700 से अब तक का आधुनिक काल। मध्य काल में अवधी ने प्रौढ़ता को प्राप्त किया। अवधी के 2 सबसे बड़े कवि तुलसी और जायसी इसी काल में हुए। तुलसी ने अपने को गांव की भाषा
तुलसी ने अवधी को गांव की भाषा कहा है। गिरा ग्राम सियाराम जस गाँव सुनहि सुजान। रामचरितमानस में बघेली बघेली का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बघेल खंडी या बघेली कहलाई। रीवा नदी के क्षेत्र के उद्भव के कारण बघेली को रिवाई भी कहते हैं। जुड़ार, गहोर तथा तिरहारी बघेली की उपबोलियां हैं। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। अवधी और बघेली में बहुत सी समानताएं हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से बघेली संपन्न बोली है, परंतु इसमें लिखित साहित्य का अभाव सा है। रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित परम धर्म निर्णय बघेली बोली की प्रमुख कृति है। बघेली में सामान्यतः आरंभिक स्वर का लोप रहता है तथा व्यंजनों में वा का मा और वा का बा मिलता है। छत्तीसगढ़ी का उदय अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कोसली भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ी को लारिया या खल्लाटी भी कहते हैं। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंझवाली मुख्य बोलियां हैं। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण का प्रचलन दिखाई देता है, जैसे इलाखा। इसमें आघोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे शराब, शराब, खराब, बंदगी आदि। इसमें सा के स्थान पर छा तथा छा की जगह बोला जाता है। सा के स्थान पर छा तथा छा की जगह बोला जाता है, जैसे सीतापुर, छेना, सेना आदि। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी भाषा का सबसे उपवर्ग है, जिसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। इसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। ब्रज भाषा। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह। चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया। इसकी बोली ब्रज भाषा। ब्रज या ब्रजी की एक बोली होने पर भी मध्य युग में हिंदी प्रदेश से बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ और इसमें साहित्य रचा जाता रहा। इस कारण भाषा ब्रज के साथ जुड़ गया और ब्रज भाषा शब्द बना। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा से मिलता है। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। भुक्खा, अंतर्वेदी और भरतपुरी, डांगी, माथुरी ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियां हैं तथा ग्वालेरी, मध्यदेशी, जादोवाटी आदि अन्य उपबोलियां हैं। 1354 में सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित ब्रज भाषा की प्राचीनतम ज्ञात कृत मानी जाती है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का विकास 3 कालों में विभाजित किया गया है। आरंभ से 1525 ईस्वी तक आदिकाल, 1525 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल, 1800 से अब तक आधुनिक काल। हेमचंद्र ने प्राकृतिक व्याकरण में शौरसेनी अपभ्रंश के दोहों में ब्रज भाषा का पूर्व रूप मिलता है।
संक्रमणकालीन रचनाओं जैसे संदेश राशक, प्राकृतिक पैगलम आदि में पुरानी ब्रजभाषा मिलती है। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ की वाणी में ब्रजभाषा के पद जहाँ तहाँ मिल जाते हैं। जोगी सोई जानिए जग तय रहे उदास, और तत् निरंजन पाइए कहे मच्छिंद्र नाथ। दक्षिण में केरल के महाराज राम वर्मा ने ब्रजभाषा में रचनाएं की। स्वाति तिरुनाल नाम से लिखते थे। कच्छ के महाराजा राव लखपत सिंह ने 1749 ईस्वी में ब्रजभाषा काव्यशाला की स्थापना की। इसका उद्देश्य नवोदित कवियों को ब्रजभाषा में काव्य रचना सिखाना था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तो पृथ्वीराज रासो की भाषा को भी ब्रजभाषा ही मानते हैं। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। खड़ी बोली। सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। गियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी अथवा वर्नाकुलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। महामति प्राणनाथ ने खड़ी बोली के नवीन रूप को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। बीम्स, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलब्रुक ने कन्नौजी को माना। इस्टाविक तथा मोहम्मद शाह हुसैन ने ब्रजभाषा को माना और मसऊद हसन खान ने हरियाणी को माना है। विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ सुनीत कुमार चटर्जी सीधी, कामदेव सदगुरु कर्कश, अब्दुल हक गंवारू, गिलक्राइस्ट मानक या परिनिष्ठित, किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित, अन्य भाषा वैज्ञानिक खड़ी या शुद्ध, वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली पर विस्तृत चर्चा आधुनिक काल के गद्य खंड में की गई है। बुंदेली खड़ी बोली की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। भूभाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। गियर्सन ने बुंदेली की अनेक उपबोलियों का उल्लेख किया। इसमें लोधांती, पवारी, बनभरी, खटोला, निफाह, कुंदी, भदौरी तथा दक्षिण की मिश्रित उपबोलियां शामिल हैं। साहित्यिक दृष्टि से बुंदेली काफ़ी संपन्न है। राजपूतों के समय में इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। छत्र सात बुंदेला के कहने पर लाल कवि ने छत्रसाल को छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में की। केशव दास और पद्माकर जैसे प्रसिद्ध कवि बुंदेली क्षेत्र में आते हैं। यद्यपि उनकी रचनाएं बुंदेली से प्रभावित भाषा में है। बुंदेली में लोक साहित्य में पर्याप्त मात्रा में ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। आल्हा एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं कि बुंदेली कन्नौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है। इसके उच्चारण में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे आधा, आदा, दूध, दूध आदि। कन्नौजी शब्द संस्कृत के कन उज शब्द से विकसित हुआ है। कन कुब्ज कण उज कन्नौज। कन्नौजी का केंद्र उत्तर प्रदेश का जनपद कन्नौज है। कन्नौज का पुराना नाम पंचाल था, इसीलिए कन्नौजी को पंचाली भी कहा जाता है। कन्नौज अपने परिनिष्ठित रूप में कन्नौज तथा आसपास के जिलों में बोली जाती है। कन्नौजी अवधी, ब्रज तथा बुंदेली से घिरी हुई है। अपने सीमाई क्षेत्रों में कन्नौज पर इन बोलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रज भाषा का ही रूप मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इनमें से एक हैं, जबकि गियर्सन ने इसे अलग बोली माना है। इस बोली के माध्यम हा का लोप हो जाता है, जैसे जह, जाय, करहूँ, करऊँ आदि। हिंदी की अंतिम
प्राण ध्वनि का यहाँ अल्प प्राणीकरण हो जाता है, जैसे हाथ, हाथ आदि। कन्नौजी में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में मिलती है, जैसे बात, बात आदि। हरियाणवी, इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है। गियर्सन ने इसे बांगरू कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का ही एक रूप माना है। हरियाणी कई बोलियों से घिरी हुई है। इसमें खड़ी बोली, अहेरी, वाटी तथा मारवाड़ी शामिल है। हरियाणी को पंजाबी से प्रभावित भी माना जाता है। हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाटों का बाहुल्य है, इसलिए हरियाणी को जाटू भाषा भी कहते हैं। हरियाणी में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है, किंतु लिखित साहित्य अपेक्षाकृत कम है। दक्षिणी हिंदी की वह शैली जो दक्षिणी भारत में विकसित हुई है, दक्खनी कहलाई। सन 1327 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से लगभग 1400 किलोमीटर दूर दक्षिण में दौलताबाद ले जाने का फरमान जारी किया था। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों के समस्त महत्वपूर्ण और अनेक सामान्य लोग, जिनमें राज दरबारी, मंत्री, सैनिक, व्यापारी, ज्योतिष, शिल्पकार, सूफी, संत तथा फकीर आदि शामिल थे, दक्षिण भारत जाकर बस गए। चूँकि अधिकांश लोगों की भाषा हरियाणवी तथा खड़ी बोली ही थी, अतः दक्षिण में भी इसके लिए सामान्य बोलचाल की भाषा वही रही। सूफी संतों तथा मुस्लिम फकीरों ने भी अपनी मूल भाषा जिसमें अवधी, ब्रज, पंजाबी, हरियाणवी बोलियां तथा अरबी फारसी मिश्रित शब्दावली थी, में धर्म प्रचार किया। इसलिए इसे मिश्रित भाषा को कालांतर में दक्खनी कहा गया। दक्खनी का संबंध दक्कन से जुड़ता है। दक्कन नर्मदा के पार का क्षेत्र था, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ हिस्से आते थे। इसी को उत्तर भारत के लोगों ने दक्खन कहा तथा इस भूभाग में बोली जाने वाली मिश्रित हिंदी खड़ी बोली कहलाई। यह मूलतः हिंदी का ही एक पूर्व रूप है। धीरे धीरे दक्खनी की पहुंच केरल और तमिलनाडु के इलाके तक भी हो गई। दक्खनी का विकास दक्षिण के बहमनी तथा पर्वतीय शासकों के संरक्षण में हुआ। बहमनी शासक में तो दक्खनी को राजभाषा के पद पर सुशोभित किया गया। मध्यकाल में दक्षिण के दो राजवंशों आदिल शाही 1400 से 1646 तथा कुतुब शाही 1500 से 1687 में अनेक प्रतिष्ठित कवि हुए। इनकी कालजयी रचनाओं के कारण इस काल को दक्खनी का स्वर्ण युग कहा जाता है। दक्खनी आम तौर पर फारसी लिपि में ही लिखी जाती थी। दक्खनी हिंदी के अन्य नाम हैं दक्कनी, देहलवी, हिंदवी और गुजरी। हैदराबाद में दक्खनी हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रचलित है, जिसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। गुजरी इसका वह रूप है जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयुक्त है तथा मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में दक्खनी हिंदी के प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मद्रास है। दक्खनी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी, हैदराबादी आदि। दक्खनी की अधिकांश गद्य रचनाएं मुस्लिम सूफी संतों तथा फकीरों द्वारा की गई। इसमें ख्वाजा बंदा नवाज, गौसुराज, शाह मीरा जी, शाह बुरहानुद्दीन जानम, मरफुद्दीन, बू अली कलंदर, सैयद हुसैन अली, मोहम्मद शाह कादरी, मोहम्मद शरीफ आदि प्रमुख हैं। दक्खनी हिंदी के गद्य के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक चरण 1300 से 1400 ईस्वी, मध्यकाल 1401 से 1687 ईस्वी, उत्तर काल 1688 से 1850 ईस्वी। 1688 से 1850 ईस्वी। प्रारंभिक गद्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम ख्वाजा बंदा नवाज गौसुराज 1318 से
1422 ईस्वी है। मध्यकाल में सुप्रसिद्ध गद्यकार मुल्ला वजही हुए। तीसरे चरण उत्तर काल के लेखकों ने भी मुल्ला वजही की ही परंपरा को आगे बढ़ाया। इसमें सैयद हुसैन अली खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सरफुद्दीन बू अली कलंदर दक्खनी का एक बड़ा नाम है। दक्खनी में गज़ल रचनाएं भी मिलती हैं। कुली कुतुब शाह की प्रसिद्ध गज़ल की पंक्तियां हैं। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक प्याला, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक पल जिया जाए ना, मैं कैसे पिया बिन सबरी करूं, खाया जाए अमा किया जाए ना। नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूड़ है, नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूड़ है, कंघी उससे मिल बसाया जाए ना, बसिया जाए ना, बैसिया जाए ना। नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूड़ है, कंघी उससे मिल बैसिया जाए ना। कुतुब शाह नादे मुंज दिलावे कुपद, दिलावे कुछ पर दिया जाए ना। दक्खनी खड़ी बोली दक्खनी हिंदी के सर्वाधिक निकट मानी जाती है। बुरहानुद्दीन जानम इरशाद नामा में दक्खनी को हिंदी बताते हुए कहते हैं, ये बस बोलो हिंदी बोल, परंतु अनुभव खेती खोल। कालांतर में दक्खनी पर उर्दू हावी हो गई और इसकी अपनी विशेषता धीरे धीरे लुप्त हो गई। दक्खनी हिंदी की विशेषताएं। खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी हिंदी में मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजन इसमें मिलते हैं। इनके अतिरिक्त ग फा जैसी ध्वनियाँ अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। ड़ के स्थान पर ड़ प्रयोग करने की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे पड़ा से पड़ा आदि। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण काफ़ी ध्वनियों में दिखाई देता है, जैसे मूरख से मूरख, मुझे से मुझे, धोखा से धोखा आदि। कहीं कहीं अल्प प्राण ध्वनियों का महाप्राणीकरण भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए पलक का पलक, पलक का पलक, पहचान का पहचान आदि। एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों में विपर्य की प्रवृत्ति दक्खनी की एक प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए लखनऊ नखलऊ और कीचड़ मतलब आदि। सर्वनाम व्यवस्था इस प्रकार है। उत्तम पुरुष मेरे कु हमन मंज मुझ। मध्यम पुरुष में तुझ तुम्हें आपहि। अन्य पुरुष में उनन उनने। अन्य सर्वनाम जित्ता जित्ती उत्ता उत्ती। क्रिया व्यवस्था के प्रमुख प्रयोग इस प्रकार हैं। वर्तमान काल आहय है हूँ हैंगा। भूतकाल कहया बोल्या था थया। भविष्य काल होगा होंगे होगी चलसी चलसु। भूतकाल की क्रियाओं में यकार प्रत्यय का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे आकर आयकर, रोकर रोयकर आदि। दक्षिणी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली सर्वाधिक प्रचलित रही। इसमें फारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द सीमित मात्रा में शामिल होते गए। हिंदुस्तानी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, हिंदुस्तान प्लस ई। धीरेन्द्र वर्मा गियर्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों ने दिया है। तुजुक ए बावरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है।
हिंदुस्तानी में तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी के शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। खड़ी बोली ब्रज भाषा अथवा अवधी की तुलना। खड़ी बोली ब्रजभाषा तथा अवधी की तुलना। अंतर का आधार खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधी। उद्भव खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। ब्रजभाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अवधी का उद्भव अधमागधी से हुआ। उपभाषा वर्ग पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधि रूप। पश्चिमी हिंदी से संबंध पर अवधी से अत्यंत निकट। पूर्वी हिंदी उपभाषा का प्रतिनिधि रूप। भौगोलिक विस्तार खड़ी बोली मेरठ केंद्र है, दिल्ली से देहरादून तक तथा अंबाला से हिमाचल के आरंभ तक का प्रमुख क्षेत्र। ब्रजभाषा का क्षेत्र है तो ब्रजमंडल का प्रमुख क्षेत्र मूलतः मथुरा, वृंदावन, आगरा में प्रयुक्त। हरियाणा का भी कुछ भाग जैसे पलवल, होडल इत्यादि। अवधी लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, सुल्तानपुर, बरेली तथा आसपास का क्षेत्र है अवधी का। विदेशों में भी प्रयुक्त फिजी, त्रिनाद आदि में। साहित्य विकास 19वीं सदी से पूर्व विशेष नहीं। सिद्धनाथ, खुसरो, रहीम, संत काव्य दक्षिणी हिंदी में आरंभिक रूप 19वीं सदी के से तीव्र आरंभ। अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली। नेक्स्ट है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आदिकाल में पिंगल की परंपरा से उपस्थित प्राकृतिक पैगलम, उक्त व्यक्त प्रकरण, पृथ्वी राजरासों में आरंभिक रूप तथा नाथ साहित्य व खुसरो की कविताओं में भी दृष्टव्य। सूरदास रीतकाल अखिल भारतीय साहित्यिक भाषा, सबसे लंबा इतिहास आदि। नेक्स्ट है अवधी है राउलवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण में आरंभिक रूप पुनः सूफियों के बाद ही सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, हिंदू प्रेमाख्यानकार, अभी भी कुछ कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित आदि। उच्चारण की प्रवृत्ति अकारांत चला गया, इसमें है उकारांत, ओकारांत चलो गयो ब्रजभाषा था। निश्चय अवधि उकारांतता चलू कहो कहत, चलू कहतु। ए औ का उच्चारण ए ओ की तरह औरत, औरत। सामान्य रूप में आवे जाओ। संध्याक्षरों के रूप में चौड़ा आवई। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्वर लुप्त होते गए। इकट्ठा, कट्ठा, सियाना, श्याणा खड़ी बोली में है। ब्रजभाषा में सामान्य रूप में अवधि में भी। ध्वनियों का परिवर्तन न कड़ा, मानस मानस, ल का बालक बाढ़क बालक, ड़क रा, चपरासी चपड़ासी, शक स, शमशेर शमशेर। जैसे ब्रज ड़क रकड़ा, परे पड़े, ड़क न बाण बाण। नेक्स्ट है अवधि में ड़क न कौड़ कौन, बाण बाण, ड़क रा सड़क सड़क, शक स ऋषि 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 ऋषि, वाक बा विश्व विश्व। अल्प प्राण, अल्प प्राणी करे की प्रवृत्ति धोखा धोखा, झूठ झूठ। अल्प प्राणी करे की प्रवृत्ति मुझ मुझ। संज्ञा का एक रूप प्रायः आकारांत। संज्ञा का एक ही रूप। संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं जैसे लरिका, लरिकवा, लरिकौना, नदी, नदिया, नदीवा। सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अनिश्चयवाचक। मैं मुझ मैं, तू तय तम, वो उसका, कौन कौन किसका।
बहुवचन में है मारा मारा, तम थारा तारा, वे उन्हा उनकी उनकी। एक वचन में ब्रज भाषा मैं हाँ मोह मेरो। मध्यम पुरुष तू तू तोहि तेरो तिहारो, वो वह वाको ताहि। यह अन्य पुरुष में। अनिश्चयवाचक में कैसो कौन। बहुवचन में हम हमन हमारो, तुम तुम्हें तुम्हारो, वह वे वह उन उनको। एक वचन में मैं मह मोह, तू तू तोर, वह ओ कर, कौन कवन कौन कैसो। ठीक। बहुवचन में हम हमहि हमार, तुम तुम तुम्हार तुहार, वे उनकर उनका। लिंग व्यवस्था स्त्रीलिंग के लिए ई अनि नी प्रत्यय। प्रमुख शेर शेरनी माली, मालन जाट जाटनी, अहीर अहीरन अहीरन। एक इसमें है स्त्रीलिंग के लिए ई या आइन तथा आनी प्रत्यय। गोरी लड़िकाइन, देवरानी अखियाँ। बिटिया में कहीं 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 नपुंसक का भी प्रयोग होता है, जैसे सोना सोनो। नेक्स्ट है प्रायः या प्रत्यय। बिटिया ई इन इनी अनि नी प्रसर्ग भी। बकरी बाघिनी, साधिनी, महारानी, चोरनी आदि। वचन व्यवस्था पुल्लिंग वा बा में ए प्रत्यय, बेटा बेटे। स्त्रीलिंग वा बा में या ए प्रत्यय, रोटी रोटियाँ, किताब किताबें आदि। ब्रज भाषा में ए अन इन प्रत्ययों का प्रयोग किताबें किताबन, रोटी रोटी। नेक्स्ट है अवधि ए न तथा नहीं चिन्ह का प्रयोग। ए बात बातें, न लड़िका लड़िकन, न नी सभय जुआनती हैं। क्रिया व्यवस्था वर्तमान काल उ रूप जारू हूँ व रूप जावे। ता रूप करत उठत जात, ता रूप करत बैठत। भूतकाल या रूप चाल्या गया कर्या, और रूप कियो उठो न रूप लीना दीने। सा रूप किन्हेस व रूप आवा जावा। भविष्यकाल गा रूप द्वितीकृत जाऊंगा, गा रूप करेगो, हा रूप करिहें मरिहें, वा रूप जाब चलब, हा रूप करह चलह। सहायक क्रिया वर्तमान हा सा है सै, भूत या होया, भविष्य गा होवेंगा। वर्तमान हा रूप है हाँ, भूतकाल ता रूप हुतो हुती, भविष्यकाल गा रूप होवेंगो। वर्तमान हा हाओ आही, भूतकाल भा एव भये और भइल, भविष्य बा होब होबऊ। संज्ञार्थ क्रियाएं ड़ा रूप जान करण, न रूप चलन खेलन, बो इबो जइबो। विभक्ति प्रसर्ग होते हैं कहीं कहीं नहीं होते हैं, जैसे राम दर्शन मिट गई कलुसाई। कर्ता ने नय, केवल भूतकालीन सकर्मक क्रिया में ने नय, कोई प्रसर्ग विभक्ति नहीं। कर्म को और ने, कु को, का के की को, का के कु कह, का के कु कह। संबंध का के की रा रे री, प्रायः का के की, कभी कभी केरा केरा, केर केरा, कभी कभी केर केरा। नेक्स्ट है इसमें अवधि में है केरा केरा केरे, अत्यधिक प्रयुक्त, कहीं कहीं का के की।
विशेषण व्यवस्था अकारांत विशेषण विकारी शब्द छोटा छोटी छोटे अन्य विशेषण अविकारी बने रहते हैं। विशेषता स्त्रीलिंग बहुवचन में मुख्यतः अविकारी रहते हैं, जैसे मोटी लड़की मोटी लड़कियां मोटियां लड़कियां नहीं। विशेषण विशेष्य अनुसार विकारी होते हैं, जैसे कालो छोरो काली छोरी काले छोरे। विशेषण प्रायः अविकारी बने रहते हैं, जैसे छोट लड़कवा छोटा बिटिया छोट लड़कवा छोट बिटिया आदि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।